प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले डील की अफवाहें दम तोड़ने लगी, नवाज शरीफ को जारहाना रवैये के साथ वापसी में सख्त मुश्किलात का सामना, शहबाज शरीफ की मफाहमती लॉबिंग, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म कर दी। नवाज शरीफ की वापसी में बड़ी रुकावट अब क्या है, इसके अलावा बात करेंगे बुशरा बेगम के साबिक शौहर खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम के हवाले गिरफ्तारी की वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पीटीआई चेयरमैन के साथ बड़ी डील का दावा कर दिया। खान को हीरो बनाने का मलबा पीडीएम के सर डाल दिया। नवाज शरीफ को फौज से दोबारा महाजराई से दूर रहने का मशवरा, कई बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद के दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे जाली कंपनी के इंजेक्शन ने पंजाब में तबाही मचा दी, दर्जनों अफराद की बीनाई खो गई, ड्रेप अपना किरदार अदा करने में नाकाम, हुकूमत पंजाब मामला दबाने की कोशिशों में लग गई, इतनी बड़ी कोताही का जिम्मेदार कौन, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे रोजाना गैस सेक्टर में 1 अरब रुपए का नुकसान, हुकूमत आईपीपीज के सामने खड़ी होने में नाकाम, वजीर तवानाई ने हाथ खड़े कर दिए, गैस मजीद महंगी होने का इम्कान, हुकूमत पावर सेक्टर की महंगी तवानाई और लाइन लॉसेस का बोझ कब तक आम सारिफ पर डालती रहेगी। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जुबैर साहब, बहुत सारी बातें करने वाली, बट स्टार्टिंग फ्रॉम लंदन, एक बार फिर वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और मीटिंग्स चल रही हैं और वहाँ से खबरें भी गर्मा गर्म आ रही हैं। एक बार फिर शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं। सो शहबाज शरीफ आए, जल्दी में वापस गए, फिर वहाँ पे मीटिंग्स हुई, क्या चल रहा था लंदन में, और अभी ये जो उन्होंने डेट दी है, क्या इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं? इस हवाले से आप कंफर्म करेंगे इस डेट को? जी कंफर्म है, बिल्कुल 21 अक्टूबर फाइनल डेट है। इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो लंदन से चलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। और शहबाज शरीफ का ये अचानक जाना और वहां पर मीटिंग्स का होना, इसकी कोई इंसाइट्स बताएंगे? नहीं देखें ना, कई चीजें होती हैं जो कि उस हद तक कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मेरा ख्याल है कि 99% पार्टी के लोगों को तो नहीं पता था कि वो क्यों एकदम से वापस जा रहे हैं। वो पब्लिक उसके लिए नहीं होती, वो इंटरनल जो भी चीजें होती हैं वो डिस्कस करनी, जाहिर सेंस ऑफ अर्जेंसी था इसलिए वो वापस गए थे। और उस हद तक इम्पोर्टेंट था कि जी वो टेलीफोन पर उस किस्म की बात नहीं हो सकती, तो सेंसिटिव मैटर्स थे जिसकी वजह से वो वापस गए थे। खैर भी बहुत शुक्रिया। पहले तो अब ये मुझे गिला करना चाहिए या आपको करना चाहिए सर? इट्स अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर आपसे बात हो रही है। आप जी 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 सर, अदरवाइज तो क्लासरा साहब आप हमारे लिए बहुत वो हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और आप हमेशा आपकी जो मैं तो गुफ्तगू सुनता रहता हूँ तो जबरदस्त होती है। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मतलब आपको मिस करते थे, दरमियान में हमने कोशिश की थी थोड़ी सी, कोई एक्चुअली मैं प्रोग्राम भी बहुत कम कर रहा था। उसकी क्या वजह थी वैसे सर, क्यों प्रोग्राम कम कर रहे हैं? कोई उससे उससे वो क्या कहते हैं, थोड़ा सियासत से डिसअपॉइंट हो गए थे, या कोई वो अगेन मज़ा नहीं आ रहा था, या जिस मिजाज के आप बंदे हैं, मैं थोड़ा सा आपको जानता हूँ, आपका डिफरेंट मिजाज है, डिफरेंट गुफ्तगू, डिफरेंट पॉलिटिक्स को, वो एक क्या हुआ? बहुत सी अनसर्टेनिटी थी उस हवाले से भी। जब हमारी हुकूमत आई थी अप्रैल 2022 में, जिन सर्कमस्टांसेस में आई थी उसमें भी 2 राय थी, आपको पता है सर कि हमें हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवाने चाहिए। मियां नवाज शरीफ का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर देयर वाज अनसर्टेनिटी कि जी वो अब छोड़ेंगे और कब छोड़ेंगे। फिर वो चेंज हुआ फाइनेंस में, जो मिर्जा इस्माइल और फिर सागदार साहब आए, तो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वो हर चीज में अपनी राय देना मेरा ख्याल है पब्लिक में अच्छा भी नहीं होता। अच्छा सर, अब ये क्या वजह है कि सारे लोग लंदन गए हैं सर, आपको कभी लंदन जाते नहीं देखा, वहाँ पे आपकी मीटिंग्स में शरीक नहीं होते, आपको वो बुलाते नहीं है, या आप खुद ज़रा, आपका मिजाज जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट है, आप खुद नहीं जाते? मैं लंदन में था। मैं ये जो पिछले मतलब 10 दिन पहले मैं तकरीबन मियां नवाज शरीफ से मिला था। अच्छा, वेरी जी इंटरेस्टिंग। जी जी सर। उससे भी मतलब उस हफ्ते में था लंदन में, तो मैं मुलाकात हुई थी। ये जरूर है कि मैं तकरीबन 1 साल के बाद गया था, जुलाई
22 में उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी और अब हुई थी फिर मुलाकात। तो सर तो क्या बातें हाँ, रही सर? कोई अगर कोई हमारे साथ कोई ज़्यादा सीक्रेट नहीं है तो कोई जो जर्नल कोई थोड़ी सी बातें अगर शेयर नहीं कर कोई सकें। सीक्रेट नहीं है। मैंने देखे अभी ये जो आपने बताई, ये जो मैंने सुन रहा था वो गैस की सूरत हाल, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मियां नवाज शरीफ के सामने था वो ये था कि एक तो ये बहुत बड़ा इम्तहान है अभी जो होने वाला है, ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है और एक लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ की है, 3 अदवार जो उन्होंने गुजारे हैं। जी तो उस वक्त जब भी आए थे तो जाहिर है पाकिस्तान की तो मईशत के हवाले से हमेशा चैलेंजिंग सूरत हाल होती है। तो मैंने ये कहा था कि इस दफा जो चैलेंज है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसको हमें इतने आसानी से नहीं लेना चाहिए। हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और हमें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। वी हैव टू कम अप विद अ रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा। रिफॉर्मिस्ट का मतलब ये है कि वो बहुत ही जिसमें एक बिल्कुल चेंज, ये नहीं कि सिर्फ ये हम आटा 10 रुपए बोरी सस्ती कर देंगे या चीनी 20 रुपए सस्ती कर देंगे। ये चीजें जो है ना ये अब चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान के जो खास तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जिसमें तालीम का जो मयार है या हेल्थ है या इस किस्म की चीजें जिसके बगैर आपकी इकोनॉमिक तरक्की नहीं हो सकती। आज अगर उनकी हालत देखें आप तो वो बहुत ही मतलब सब सहारन अफ्रीका के साथ कंपेयर होती है। रीजन में सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल है। तो वो किए बगैर तो आप अपना फिजिकल डिसिप्लिन भी नहीं, फिर आपको सारी दुनिया कह रही है। अभी आपने वर्ल्ड की रिपोर्ट देखी होगी, अभी IMF की जो MD हैं जो मिली थी हमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान हैज टू फिक्स इट्स टैक्स सिस्टम इतना लॉपसाइडेड है। मतलब दुनिया में सब उसको अजीब ही सूरत हाल है कि जी अमीर जो हैं वो इतने अमीर हैं और बेचारे तकरीबन 10 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये दिस कॉल्स फॉर रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा। और फिर इसी तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस की आप बदहाली देख लें। PIA ने पिछले साल 90 बिलियन रुपए का नुकसान किया है। तो टफ डिसीजंस लेने की जरूरत होगी और भरपूर अंदाज से लोगों को ये पता भी होना चाहिए। लोग सोल्यूशंस देखना चाहते हैं। एक यंग जनरेशन है, 18 से 23 साल तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐड हो गए। वो कनेक्ट भी करते हैं हमारे साथ या नहीं करते हैं, वो अगर हम उनके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशंस हैं। तो इस किस्म की बातें उनके साथ मेरी हुई थी। मेरा ख्याल है सर, मुझे कहने दें, हम सुनते रहते हैं बाकी भी लीडरान की गुफ्तगू, शायद आप अकेले थे जिन्होंने इतनी सीरियस गुफ्तगू की है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल है मियाँ साहब से इन इश्यूज़ पे, जो बेसिक इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं, यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही PM नवाज़ है, वो वोटर आपसे दूर है, या और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ की जिनकी बातें की हैं, ये सारी पार्टी के अंदर ये सोच है या सिर्फ आप अकेले? क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, प्राइवेटाइजेशन भी देखते रहे, आपका अपना बैकग्राउंड भी है। क्लास साहब ये सिर्फ PML क्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चूंकि इस पर डिबेट नहीं होती, इस पर बात नहीं होती सर, और वो जब देखे ना बड़ा सिंपल सा है कि हम 23 दफा IMF के प्रोग्राम में गए हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी ठीक है, इंडिया एक दफा गया है, तो इसका मतलब मसला तो है ना, मसला तो बहुत सीरियस है। अगर आप खुद सोचें कि आपकी फैमिली में भी कोई हो जो हर 6 महीने के बाद वापस भाग रहा हो पैसे लेने के लिए, तो आप उसको कहेंगे कि भाई आप क्यों नहीं अपने आप को ठीक करते हैं यार, आपको परमानेंट बेसिस पर अपनी क्यों नहीं करते। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं जो पाकिस्तान में समझने की भी जरूरत है। देखें, इंडिया इज क्रेडिटेड अभी के वर्ल्ड की एक पावर बनने जा रहा है सर। तो उसमें आप एक चीज देखें कि इसमें 91 में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को ये कहा था कि इंडिया इज कोलैप्सिंग और अगर आपने अभी ये फैसले ना करे तो आप इंडिया तबाह हो जाएगा इकोनॉमिकली। लेकिन ये जो सख्त फैसले आप आज करेंगे ये अनपॉपुलर होंगे, आप इलेक्शन हार सकते हैं और वो हारे इलेक्शन उसके बाद वाला। लेकिन आज बीजेपी का भी लीडर वो कांग्रेस के उस लीडरशिप को क्रेडिट करता है कि अगर उस वक्त के वो फैसले सख्त फैसले ना किए जाते तो हम आज यहाँ ना खड़े होते। तो आपको किसी स्टेज पर अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है। और इवन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैंने मियां साहब को एक चीज बताई थी अभी कि जी 99 में आपने वाजपेयी को जो बुलाया था, क्योंकि आपकी हमेशा अप्रोच ये थी कि जी
फॉरेन पॉलिसी जो है, खासतौर पर खित्ते में जो रीजनल पीस की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, क्योंकि अगर पीस होगा तो सारी दुनिया में होता है, वो ट्रेड करते हैं, उससे सबसे ज्यादा खुशहाली आती है। अभी हम 4 में से 3 के साथ हमारा वो है। आपने वाजपेयी को बुलाया था, ये मैंने उस मीटिंग जो कि एक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी वाज नेवर वेरी फ्रेंडली विद पाकिस्तान, जी सर, और ने बुलाया मीनारे पाकिस्तान, आप उनको लेके गए और उन्होंने वहां जो लिखा कि जी मैं दिल की गहराइयों से यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं, हमें हमेशा यही कंसर्न था। ऐसे वो तो अगर मुशर्रफ साहब को ना करते, मार्शल ना लगाते, तो पाकिस्तान एक सही जगह पर, उस किस्म के जो बड़े फैसले होते हैं ना, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं दुनिया, और उस किस्म की चीजें हमें करने की जरूरत है। हम डर डर के चलते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है उधर के उधर खड़े हैं, दुनिया कहती है आगे चलो। अच्छा जुबैर साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो तो बड़ी एक आई थिंक लोगों को भी ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और इन बातों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। लेकिन हमने जो नवाज शरीफ का बयानिया देखा, वो उसमें तो कहीं रिफॉर्म्स की बात नहीं थी, उसमें तो जो लोगों के पेन पॉइंट्स हैं उनकी बात नहीं थी। वो जो इस बयानी के साथ वापस भी आना चाह रहे हैं, अगेन वो एक इंतकामी सियासत लग रही है, या इसको फिक्स करना है उसको फिक्स करना है। तो इन इश्यूज के ऊपर क्या वो आपके साथ या उनकी नज़र में भी यही इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनको वो फिक्स करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब वो आएंगे और जो हमारा जिसको आप जो भी कह लें बयानिया सामने आएगा, वो बिल्कुल उसका फोकल पॉइंट आम पाकिस्तानी होगा और उसकी जो मीशत के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो होगा। ये मैं आपको बिल्कुल अभी कंफर्म कर रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन इस वजह से हुई कि जब हम ये कहते हैं कि जी हाँ हमारा फोकल पॉइंट एक आम पाकिस्तानी है, वो गरीब जो कि 70 साल से तरस रहा है, वो देख रहे हैं हुकूमतों की तरफ कि जी वो कब दिन आएगा जब वो उनके लिए खुशहाली आएगी, वही फोकस होगा। लेकिन हम जब ये कहते हैं तो साथ में हम ये भी कहते हैं कि आज हम ये मानते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है और बड़ी है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये 2017 वाला नहीं होता जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इमरान खान को लगाने के लिए, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया, डिस्क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की गई, जेलों में डाला गया, रेफरेंसेस बनाए गए, तो ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। बार बार अगर आप इस किस्म की चीज करेंगे तो कोई मुल्क नहीं चल सकता। और रिकॉर्ड उठा के देख लेना पाकिस्तान का, 4 मिलिट्री इंटरवेंशन, 5 दफा 58 2B से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट घर गई, 2 दफा जुडिशियल तरीके से वो एक यूसुफ रजा गिलानी और फिर नवाज शरीफ, कौन सी मुल्क का ये आप रिकॉर्ड है? 3 दफा जंगें हो चुकी हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। ये हम कहते हैं कि इसकी जब आप बांग्लादेश से कहते हो, बांग्लादेश का पिछले 30 साल का देख लेना रिकॉर्ड, एक क्लियर कट रिकॉर्ड है, वहां कौन सी कोई बड़े जबरदस्त 30 बार खान बैठे हुए, बट एक सिस्टम पर एक दफा जब एक गाड़ी एक सही तरफ से चलना शुरू होगी तो इट टेक्स टाइम। इन सब चीजों में बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, चाहे आप टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशनल रिफॉर्म। और बिल्कुल मैं ये भी मानता हूँ कि जो चीज, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें करनी चाहिए थी, हमने नहीं की हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन हम इस वक्त भी ये समझते हैं कि अमंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज PMLN इज द ओनली वन जिसके पास बहुत हद तक वो सोल्यूशंस हैं जो अवाम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। जुबैर भाई, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव, बड़े एक पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं सर। अभी आपने कहा जी आपके पास बड़ी अच्छी टीम थी, तकरीबन वही टीम थी जो नवाज शरीफ साहब की थी, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी 16-18 महीने, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी वो कहा जाते तजर्बाकार लोग जो हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ थी, वो भी पढ़े लिखे 2-4 जो थे वो भी साथ थे। इसके बावजूद भी हमने देखा है कि खान साहब जो थे वो कहते हैं डॉलर 180 पे छोड़ गए, तो ये 330 पे छोड़ गए या 282 पे छोड़ गए। फिर यहाँ चीनी की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल तो चलो मान लिया इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, वो आम आदमी तो साफ ज़रा उससे हिट हो रहा है।
तो इन 18 महीनों में कोई विजिबल चेंज तो लोगों को नज़र नहीं आई, माँ सिवाय इसके कि नैब का ला ख़त्म कर दो, जो पर्सनलाइज्ड जो बेनिफिट्स थे, अपने केसेस से ज़मानतें थी, सेटलमेंट थे, वो तो सारे बड़े सक्सेसफुल 100%, 10 आउट ऑफ 10। तो लेकिन जो मसले आवाम के थे, जिनकी बातें आप कर रहे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन का हमें वो नज़र नहीं आया, कोई हमें कोई यहाँ पर रिफॉर्म्स नज़र नहीं आई, कोई हमें बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आई। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब थे, टीम भी वही थी, कोई मेरा ख्याल है कि माँ सिवाय आपने ज्वाइन नहीं किया था, आपके अपने रीज़न से ज्वाइन नहीं किया था। तो ये 18 महीने में जो अगर कोई काम नहीं हो सका, वो 2-2.5 सालों में वो मियाँ साहब आके कर लेंगे सर अगले में। देखिए ना, इस रऊफ क्लासा साहब, आपको पता है कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 5 साल का तकरीबन, जहाँ तक मुझे पता है, पीरियड होता है। 5 साल का एक लॉजिक है ना कि जी एक इतना इनफ पीरियड कि जो आपका एजेंडा है, जो आप अवाम से वोट लेके आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का आपके पास मैंडेट होता है। वो 5 साल इज कंसिडर्ड अ रीजनेबल पीरियड। 16 महीने इज नेवर, इट्स जस्ट लाइक कि जी आपने एक रोड बनानी है जिसको 5 साल लगेंगे और आप 16 महीने में तो आप आधी भी नहीं मुकम्मल करेंगे। तो बहुत से लोगों की राय होगी शुरू ही ना किया जाए, जब बननी नहीं है रोड तो फिर फायदा क्या यहाँ नहीं तो फिर सर खान साहब को 5 साल पूरे करने देते सर, ताकि कटाकटी, हमारे यहाँ जो पंजाबी में कहते हैं कटाकटी निकल आता। खान साहब को तो फिर आपकी पार्टी ने वो डिसलाज किया। मुझे पता है हालांकि आप इस चीज़ के हक में नहीं थे, फेयर अनफ, लेकिन आपके को तर्जमान नवाज शरीफ साहब के हैं, मरियम साहबा के हैं, तो फिर उनको भी 5 साल पूरा नहीं करने दिए। पीपल्स पार्टी, सर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे 90s में नहीं करने दिए थे। लगारी साहब के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत ख़त्म करे। फिर हमने देखा कि बाद में गिलानी साहब के खिलाफ भी ये कोर्ट में वो गए थे, जो उसमें ये खान साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे थे सर, इन्होंने जाकर पटिशन की थी। सो आपकी पार्टी भी तो किसी को 5 साल पूरे नहीं करने दे रही थी सर, तो आज गिला फिर किस चीज़ का है कि अगर आपको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए सर? नहीं तो 90s में जो 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए थे दोनों तरफ से, तो उसी को तो रिकॉग्नाइज किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जो साइन हुआ था। ये जो हुकूमत गिराने का हम बिल्कुल ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे गिलानी साहब की हुकूमत को डिमोलिश करने, मेमो गेट वो बनवाने सर। मेमो गेट देखें क्लासा साहब सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, वो गलतियां भी होती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो उस मेमो गेट वाला जो केस था उस पर एक्नॉलेज भी किया था कि वी शुड नॉट हैव गॉन। वो मेरा ख्याल है, मैं तो उस वक्त पार्टी में नहीं था, वो इमरान खान का प्रेशर था कि जी फ्रेंडली ऑपोजिशन, तो शायद हम वो शो कर रहे थे कि वी आर नॉट, तो वो मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो बात कर रहे थे वो पूरे करना चाहिए थे। लेकिन राइट तो होता है कि आप हाउस चेंज ला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि जो पीरियड रह गया था, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा था, और हम उस वक्त हुकूमत में आ रहे थे जो तकरीबन लास्ट ईयर था ऑफ अ 5-year टेन्योर। ऊपर तलवार लटकी हुई है IMF की। उसका मतलब ही बड़ा सिंपल सा होता है कि आपको फैसले करने होंगे जो अनपॉपुलर होंगे। जैसे आके हमने आते ही 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 15 महीने बाद दिन के बाद 30 रुपए बढ़ा दिया, 24 रुपए, हमने को 1.5 महीने में 100 रुपए बढ़ा दिया। तो जाहिर है अनपॉपुलर। जुलाई 17 का बाई इलेक्शन हुआ, 20 सीटों का, पंजाब असेंबली का हम 16 हार गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो वो पॉलिटिकल फैक्टर तो लूज किया था। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके असेंबली तोड़ दें और फिर जाके मैंडेट लें, और 5 साल का मैंडेट लेते तो फिर आप वहां से शुरुआत करते। दुनिया का भी कॉन्फिडेंस होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दूसरे ममालिक होते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस होते हैं कि 5 साल के लिए हुकूमत आई है। जुबैर भाई बड़ी आपने अच्छी बात की। तो मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, मरियम साहब भी खिलाफ थी, आप लोग भी खिलाफ थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक था कि एक दफ़ा मेरा नाम आ जाना। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने तमाम मियां साहब को भी पीछे कर दिया, आप लोग भी पीछे हो गए, पार्टी भी आपके बकौल सियासी तौर पर तबाह हो गई, जस्ट टू स्टे एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 16 months। वाज इट वर्थ इट? क्लासा साहब मेरा ख्याल है वो उसमें बहुत से लोगों की जो थिंकिंग थी, और भी जाहिर है आपको पता है इश्यूज थे सर, जिसकी वजह से लोग समझते थे कि हमारा होना जरूरी है। वो तैनाती के हवाले से भी था, जो भी आप कह लें उसको। जी सर। अच्छा सर, अच्छा दूसरा सर ये था कि मियां साहब ने अभी बयानिया दिया है कि वो वापस आकर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब और 2 चीफ जस्टिस और बाकी को फिक्स करेंगे। तो उससे तो लगता है कि आपने जो एजेंडा बताया दैट सीम्स अ वेरी मतलब प्रैक्टिकल एजेंडा होना भी चाहिए।
तो वो तो मियाँ साहब पहले जनरल मुशर्रफ के साथ उनका था कि मैं वापस आऊँगा, कारगिल पे कमीशन बना के उनको फिक्स करेंगे, फिर मुकदमे भी हुए, जो बाद में आर्मी के साथ फाइट भी हुई, लड़ाई भी हुई, वो आपको पता है। अब वो दोबारा मियाँ साहब जो हैं 10 साल बाद फिर वापस आ रहे हैं, तो फिर वो जनरल फैज़ और जनरल उस पर बाजवा के पे वो आते हैं कि मैं उनसे फिक्स करूँगा। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी वही मुश्किलात का शिकार होगी, वही मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े? नहीं देखें जी, इसमें भी अगेन आपकी बात सही है, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें फोकस उस एजेंडे पर करना चाहिए जिसमें अवाम की बेहतरी हो, और पॉइंट वही होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे जब मियां शरीफ आने वाले हैं तो हमारा टॉप ऑफ द एजेंडा प्रायोरिटी वही होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं और आपने भी मुश्किलात देखी बाद में, साफ ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन करना कोई आसान काम नहीं है। अभी फवाद हसन फवाद साहब को लगाया गया है कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, उन्होंने 2-4 इश्तिहारात भी दे दिए हैं, उन पे भी सवालात बहुत सारे उठते रहते हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे, चीज़ों पे। आप समझते हैं कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो ये सारा काम कर लेंगे, या निगरान हुकूमत को ये काम करना चाहिए, या जब इलेक्शन हो रहे हैं फरवरी में, आगे जनवरी में, तो वेट करना चाहिए? व्हाट डू यू सी कि अगर प्राइवेटाइजेशन अभी कर लेनी चाहिए फवाद हसन फवाद साहब के दौर में, या जब 5 साल के लिए नई हुकूमत आएगी उसे करनी चाहिए? मेरा ख्याल है अगर फवाद हसन फवाद 3 महीने में कर देते तो इससे अच्छी खिदमत कोई नहीं होती पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त राउफ क्लासा साहब तकरीबन 600-700 बिलियन रुपए सालाना लॉस होता है। एक गरीब मुल्क में लोगों के लिए खाना पीना नहीं है, हम इतनी अयाशी है कि जी हम 90 बिलियन रुपए तो सिर्फ PIA की का सालाना लॉस बर्दाश्त कर लें, इस साल 100 बिलियन से भी ज्यादा होगा। स्टील मिल 2015 से बंद है, आज तक उसके एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, और उसका बिजली का और वो बाकी बिल्स भी पे कर रहे होते हैं। तो इससे ज्यादा तो मजाक हो ही नहीं सकता। किसी आप क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं बाहर, तो वो कहते हैं यार ये तो आप बताएं ना ये क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास तो जवाब भी नहीं होता। ये अफसोसनाक बात है। हम तकरीबन 40 प्राइवेट करने जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें PIA भी था, स्टील मिल भी था, फेस्को भी था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और ये लास्ट स्टेज था अक्टूबर 2015। हमने सारे काम कर लिए थे, लेकिन उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के PTI थी, जिन्होंने वो तमाशा मचाया था कि जाहिर है वो स्टे ले लेते थे पेशावर में जाके, पेशावर हाई कोर्ट से जाके हर चीज में। हम वहाँ लंदन बैठे होते थे, फाइनल नेगोशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ ये हो रहा था। तो अगर केयर टेकर सेटअप में ये हो सकता है तो इससे बड़ी खिदमत नहीं होगी। अच्छा सर, और इसके अलावा अगर वो कुछ स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस को और वहां तक ले आते हैं कि फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी, ये अब मेरा ख्याल है हमारी पार्टी तो कमिटेड है कि उस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा सर, आपने देखा होगा मियाँ साहब की, आप बता रहे हैं, आपको कोई मियाँ साहब में जब आप मिले उनसे लंदन में आपको उनमें कुछ चेंज नजर आई? क्योंकि 2013 और 2017 में हमने देखा सर कि वो 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए, 1 साल वो सेनेट नहीं गए, 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास नहीं होते थे, 400 दिन वो पाकिस्तान से बाहर रहे, 120-25 दौरे किए, लंदन के 22 दौरे किए। तो मियाँ साहब जब आते हैं वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए पार्लियामेंट जाते हैं, उसके बाद तो ना गवर्नेंस में दिलचस्पी। इसाक डार साहब जो हैं उनको सबलेट कर दी जाती है हुकूमत, मियाँ साहब दुनिया भर के दौरे करते हैं, तो फिर वो शिकायतें भी करते हैं कि जनाब स्पेस खाली हो गई है, और फिर ये इदारे, ये आगे सुप्रीम कोर्ट हो गई, फ़ौज हो गई, दीगर इदारे हो जाएँ तो वो फिर भी अटैक करते हैं। तो लगता है कि मियाँ साहब आपकी दफ़ा पार्लियामेंट को भी सीरियस लेंगे, कैबिनेट को भी और मीटिंग्स को भी, और डार साहब की बजाय पूरी कैबिनेट जो है वो हुकूमत चलाएगी, या वही वाला सिस्टम पुराना चलेगा? सर को लगता है कुछ चेंज है मियाँ साहब में? इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। ठीक है जी, चलें सर, थैंक यू वेरी मच। एक उम्मीद पे, इंशाल्लाह पे सर, मेरा ख्याल है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी आपने मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कर रहे थे, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सियासी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर बात करनी है, ख़ास तौर पे ड्रेप से रिलेटेड, और ये जो दर्जनों अफराद की बिनाई खो गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब, बात करेंगे आपकी। सबसे पहले तो कंफर्म कीजिएगा, आपने ही सोशल मीडिया पे ये दावा किया है आपके भाई के हवाले से कि उनको भी ये इंजेक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से बिनाई जो है वो उससे महरूम हो रहे हैं लोग, और ये एक बड़ा केस है, बड़ा क्राइसिस है जो इस वक्त सामने आया है। ज़रा इसकी डिटेल्स बताइएगा।
जी बस ऐसे ही है। कोई मेरे भाई को वो लगा इंजेक्शन, और बदकिस्मती हमारी ये है कि उनको दोनों आंखों में लगा दिया गया। ज्यादातर लोगों को एक आंख में लगा है। तो अभी वो उनका वो ऑपरेशन हो गया है। वो यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। बस दुआ करें, कोई अभी तक तो नजर की बहाली नहीं है कोई। तो ये सर बड़ा अफसोस हुआ सर, ये क्योंकि वो कहते हैं ना आंखों से बिना ही बंदा दुनिया को देखता रहे तो जो भी मुश्किलात हों बंदा चले उनको डील कर लेता है। तो ये कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में, ये किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया और कहाँ से मेडिसन, कोई प्राइवेट था, कोई क्लिनिक था, कोई हॉस्पिटल था जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगा सर? ये कलासा सब कसूर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें लगा। और डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हैं कसूर में, सरकारी अस्पताल में ये तैनात है। लेकिन जब ये लगा और उसके बाद उनको रात को खासी तकलीफ हुई, तो अगले दिन सुबह शिफ्ट किया वापस उसी जगह पे, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक नहीं हो पा रहा था तो मैंने फौरी तौर पर उनको कहा कि आप इनको लाहौर लेकर गए। वो लाहौर एक हॉस्पिटल में गए तो पता चला कि वहाँ पे दर्जनों लोग इससे अफेक्टेड पड़े हुए हैं। वहाँ से फिर मैं इस्लामाबाद था, मैंने अपने बेटे को और सबको कहा कि आप भतीजों को कहा कि आप फौरी तौर पर इनको सेकंड ओपिनियन के लिए लेकर गए। वो एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ से पता चला कि ये तो सैकड़ों लोग हैं जो इफेक्ट हो चुके हैं। फिर मैंने ये फैसला किया कि बिल्कुल अब चलो जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया, तो मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैं चुप रहूंगा तो इससे तो और लोग जो है उनकी बर्बादी होगी और उनकी बिनाई जाएगी। तब मैंने ये ट्वीट भी कर दिया। फिर मैंने डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात की, उन्होंने फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट एक्शन किया। एक तो उन्होंने वो इंजेक्शन मार्केट से उठा दिया और दूसरा उन्होंने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने थोड़ा सा खुद से पढ़ा तो ये तो 2011 में अमेरिका में इसको बैन किया गया। इसको ऑफ लेबल कहते हैं जी। ये बेसिकली कैंसर के लिए इंजेक्शन है, अवास्तन। और फिर 2016 में इंडिया में इसको बैन किया गया। ये ऑफलाइन, वहां पे भी यही प्रॉब्लम हुआ था, ब्लाइंडनेस का इशू आया था अमेरिका में भी, जर्मनी में भी, इंडिया में। तो ये अलमिया है इस मुल्क का, इससे ज्यादा अभी क्या। अच्छा सर, आप क्योंकि खुद यहाँ पे आप ये MNA रहे हैं 2008-2013 में, और मैंने बड़ा करीब से पार्लियामेंट को कवर करते हो, आपकी बड़ी फैरी किस्म की, वेरी इनकलाबी और हार्ड हिटिंग स्पीचेस सुनी है आपका। बड़ा आप ये जिस बैकग्राउंड से जिस तरह इलेक्शन कॉमरेड होकर लड़कर आए हो, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त सेलिब्रेट भी किया था आप आए, और बड़ा आप अच्छा बोलते थे हिम्मत से। तो यहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह आप पूरा सिस्टम जानते हैं सर, आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको नहीं पता कि ये सारा यहाँ सिस्टम ये फेडरल लेवल पे कैसे ऑपरेट करता है। आप कमेटीज़ के भी मेंबर्स रहे हैं, आपकी हुकूमत रही है, बाद में भी आपने ये करीब से देखा है। ये ड्रैप जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, ये दवाई को अप्रूव करने का एक बड़ा बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर तो चलो अपने लेवल पे जो होंगे, ये सारा काम तो यहाँ से हुआ है, इस्लामाबाद से हुआ है सर, जिन्होंने इस ड्रग को अप्रूव किया। और आप बता रहे हैं अमेरिका में भी बैन थी, इंडिया में बैन थी, दीगर मुल्कों में बैन थी। तो यहाँ पे ये कैसे अप्रूवल हो जाती है सर? ड्रैप ने जो कुछ किया है कि अप्रूवल तो यहाँ से किया, मार्केट तो इंजेक्शन बाद में आए होंगे सर। कलासरा साहब, बेसिकली ये जो है इंजेक्शन सर, ये कैंसर का इलेक्शन है, कैंसर के इलाज के लिए लगता है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर ये देखना पड़ेगा कि जब वहाँ पे इसको ऑफ लेबल कहते हैं, यानी जो लेबल है उसका वो तो कैंसर का लेबल है। ऑफ लेबल का मतलब है उसको हटकर इसका इस्तेमाल किया गया है इलाज के लिए। अब देखना ये है कि जब अमेरिका के अंदर ऑफ लेबल कहा गया कि ये नहीं हो सकता, इंडिया में कहा गया है, यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा था, इंजेक्शन लग रहे थे, पहले भी लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर कोई क्या प्रॉब्लम आया है, क्या इश्यू आया है, अब ये रिपोर्ट आने पे है। लेकिन बड़ी बहुत आपने दुरुस्त निशानदेही की, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। कितनी दवाएं हैं जो बिल्कुल गलत तौर पर रिकमेंड होती हैं, क्या हो रहा है, सारा कुछ एक बिल्कुल एक तबाही का है। अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं करना चाहता इस पे, रिपोर्ट आने तक कोई 2 डिस्पेंसर्स का पर्चा दे दिया गया है, ये काफी नहीं है, इसमें कोई और लोग भी हैं जो इन्वॉल्व होंगे।
अच्छा सर, आपने कह रहे हैं कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होता था या हो रहा था, तो ये आंख में किसने फिर कोई आंख के ये कैंसर को खुदा ना खास्ता था उसको डील करने के लिए कर रहे थे, या उनका ख्याल था कैंसर को भी ट्रीट करते हैं, जो आंख के जो मसाइल हैं उनको भी ट्रीट करते हैं, तो हमने खुद से या अज्यूम कर लिया हमारे डॉक्टर्स ने कि जनाब के इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं हम? बेसिकली जो मैं ऑफ लेबल की बात कर रहा हूँ वो यही है कि लेबल से हटकर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, और उससे ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं सर उनकी आंख में जो कोई अंदर झिल्ली होती है या क्या होता है वो वीक होता है, विजन कम होता है, तो ये उनको ऑफ लेबल ये यूज करते हैं। जी जी। लेकिन इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि मतलब हमारे उस दिन 6 लोगों को यहाँ पे लगा, 6 के 6 ये इस प्रॉब्लम में आए। अभी तो जो केसेस आ रहे हैं वो कोई सादकाबाद से आ रहे हैं, कोई गुजरांवाला से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं। तो मैंने उस दिन ये मुनासिब समझा कि मैं फौरी तौर पर इसको मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको बिल्कुल फौरी तौर पर उठाया भी, और फिर डॉक्टर्स भी डर गए फौरी तौर पर, उन्होंने भी बंद कर दिया लगाना और लोगों ने भी लगवाना बंद कर दिया। तो उससे एक तरह से जो वो एक विसल ब्लोअर के तौर पर मुझे ये है कि कुछ लोग बच गए, वरना ये तो जितनी तेजी से लग रहा था जी। अब तो आपका सब अंदाजा ही नहीं आपको कि ये क्या कितने लोग इससे डैमेज होते, अभी भी कितने लोग डैमेज हुए, अभी तक कोई अच्छी बात नहीं है, कामत तो ये मारी जा रही है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और बहुत सारी दुआएं आपके ये भाई के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको जो इंजेक्शन लगा और उनको तकलीफ में हुए, प्रे फॉर ऑल ऑफ देम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खावर मानेका के हवाले से, और इसके अलावा बात करेंगे कुछ सियासी तज्जिया भी लेंगे क्लासेस साहब से कि जो तमाम सिचुएशन है, ख़ासतौर पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जो इंकशाफात और बयानात सामने आए हैं, उनकी क्या हकीकत है, वो किस तरफ इशारा करें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास से बात करेंगे खावर मानेका के हवाले से। बुशरा बेगम के साबिक शौहर हैं खावर मानेका, उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या क्या इल्ज़ामात थे उन पे? इल्ज़ामात तो जो थे वो लोगों को पता चल गया है कि इल्ज़ामात तो बड़े पाकिस्तान में तो बड़े ये मामूली सा काम है जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं, कि वो कहते हैं जी उन्होंने दुकानें बना ली थी, कोई कब्रिस्तान की ज़मीन थी जो अब तक आई थी। FIR सामने आएगी तो एग्जैक्ट नेचर का पता चलेगा। शादी हॉल वगैरह बना, शादी हॉल बना लिए। ये तो पाकिस्तान में ये इनको तो क्राइम समझे नहीं जाता, बल्कि जो बंदा थोड़ा सा ताकत में हो, अथॉरिटी में हो, नोन हो, पॉलिटिकली तौर पर वो कनेक्टेड हो, वो अगर ये काम ना करे तो लोगों को शक होने लगता है कि इज ही ओके, इज ही सेन, कोई मसला तो नहीं है इसके साथ। इतना शरीफ आदमी कैसे आ गया कि पावर भी है, क्लाउड भी है, तल्लुकात भी हैं, खुद बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। देन यहाँ पे खान साहब के साथ भी चलो उनकी नहीं तो बच्चों की तो एक रिश्तेदारी हो ही गई थी। सो ही वॉज वेल कनेक्टेड। सो वहाँ पे इल्ज़ामात ना कोई जचे नहीं है, वैसे अगर मुझसे पूछें कोई बने नहीं है कि वो कहते हैं ना आटा, वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी की मिसाल है कि कोई बहाना ना मिले ना आपको उस पर तनकीद करते हुए वोमेन पे, अगर वो घर बैठी हूँ किसी मर्द को ना फिर आखिर पे वो ये कह देता है वो सड़ियाल साहब कोई मर्द कि ये जनाब आप यहाँ आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही है, मतलब ये भी एतराज़ बन जाता है। हालांकि आटा आपको गूंदते हुए हिलना पड़ता है फिर ही होता है ना सारी। सो ये उसी तरह का एतराज़ है जो खावर मनीका साहब है। खावर मनीका साहब बियॉन्ड इन चीज़ों के हैं। जब खान साहब का दौर था, मैं मतलब बात चीज़ आपको वो क्या कहना चाहिए, अल्लाह से डरना ही चाहिए कि जब यहाँ खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे याद है जब पहली मीटिंग हुई थी इनसे खान साहब से, मैं था और बड़े साफ़ी थे, इरशाद भट्टी साहब थे, बल्कि किसी वक्त भट्टी साहब को लेके पूछेंगे पहली मीटिंग में, बल्कि मुझे याद नहीं आया खावर मनीका पे उन्हीं को लेते, इरशाद भट्टी साहब को लेते, कल ले लेंगे चलें। तो उनसे पूछते कि आपने जो वहाँ पे, क्योंकि ये सवाल वहीं से शुरू हुआ, इरशाद भट्टी साहब ने किया था उन दिनों में। ये जो हैं इन्होंने, आपको याद होगा, ये पंजाब के पाकपतन के DPO को उस वक्त रिजवान गोंदल साहब के, और RPO थे वहाँ के मेरे के शारिक सदीकी साहब, समवन लाइक हिम, तो उनको उन्होंने रोका था। कोई एक वहाँ खतून जा रही थी, नंगे पाँव जा रही थी, तो रास्ते में पुलिस ने रोका रात के 2-2:30 बजे कि मुहतरमा खैरियत है। उस वक्त 1-2 वाक़यात भी हो चुके थे बड़े इस तरह के थे। उस पर इतनी गुस्ताखी महसूस की गई थी कि पूरी की पूरी उड़ा दिया गया था उनको। वो RPO साहब की भी इंक्वायरी हुई, एहसन जमील गुजर साहब जो बाद में ये गोगी साहबा के हस्बैंड निकले, तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उन्होंने RPO की और उसकी DPO को इंक्वायरी यहाँ पे उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में उन्होंने एहसन जमील गुजर साहब ने की थी, और डांट डपट की थी उन्होंने। गुजर साहब ने उसकी शार कमाल सदीकी की भी, और रिजवान उनकी गोंदल साहब की भी, और साथ में वहाँ से मुत्तल हुए, उनको शिफ्ट किया। और गुस्सा कितना था, हालांकि एक दफ़ा ये खुद जा रहे थे गार्ड्स के साथ, ये जो हैं ये खावर मनीका साहब, तो इनको रोका गया किसी नाके पे,
तो इन उनके गार्ड जिन्हें जो थे उन्होंने बंदूकें तान ली थी ये पुलिस वालों पे। मैंने उस वक्त भी खान साहब को कहा था, जो पहले मीटिंग हुई थी, खान साहब बड़े नाराज़ हो गए थे कि जुर्रत कैसे हुई है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बला बला लंबी कहानी, वो कल इरशाद भट्टी साहब को लेंगे, ज़रा मुझे याद दिलाइएगा। तो उस पर नाराज़ हो गए थे खान साहब कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं, पुलिस को जुर्रत कैसे हुई। मैं कहा खान साहब शुक्र करें ये पाकिस्तानी पुलिस थी कि जिन पे उनके गार्ड्स ने बंदूकें तानी, अमेरिकन पुलिस होती भून के रख देती। मैं ये कहा उनको, मैं उसमें उसके बाद मुझसे भी नाराज़ हो गए थे साहब ज़हरे। खान साहब 1.5 घंटा खबर मनिका साहब के लिए लड़ते रहे थे उनसे, सहाफ़ियों से। लेकिन ये क्यों, ये तो बड़ी अजीब सी इक्वेशन है क्लास साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उस वक्त लड़ते रहे थे कि जनाब के ये बड़े ये ज़बरदस्त लोग हैं, बला बला चीज़ें। उसके बाद इन्होंने इतना मतलब विंडिक्टिव थे खावर मनिका साहब जो हैं कि वो ये रिजवान गोंदल साहब पे इन्होंने कांटा लगवा दिया था खान साहब से कि इसको आपने वो नहीं देनी, इसको कहीं पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ ये कहीं सर्व नहीं कर सकता। वो घर बैठा रहा बेचारा 2-4 साल, रिजवान गोंदल जो हैं। फिर वहाँ पे आए DGFI जो है बशीर मेमन साहब, वो बड़े तगड़े वो अफसर थे, मेमन साहब वो तो मतलब खड़े हो गए थे। उन्होंने इनको गोंदल साहब को, वो भी पुलिस ग्रुप के थे, एक दूसरे के ग्रुप का बंदा ख्याल रखता है कि एक नौजवान बच्चा है यार उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसका कसूर ही नहीं था गोंदल का, उसका रिजवान गोंदल का। उन्होंने इसको वहाँ पे FIA में एडमिट साइड पर लगा दिया। ये बशीर मेमन साहब और ये खावर मनिका साहब बैचमेट हैं। इन्हें पता चला खावर मनिका साहब के ऑल द वे फ्रॉम पाक पतन ये DGFI से मिले जाके उन बशीर मेमन साहब से, उनके दफ्तर में नाराज हुए कि इस बंदे को तुमने अपने पास लगाया क्यों है, इस बंदे को जरूरत कैसे हुई थी DPO साहब को कि हमें वहाँ पे इनके पुलिस वाले गार्ड्स के साथ रोकें, या रात को खतून पैदल जा रही है, जो बाद में पता चला बुशरा साहबा की साहबजादी थी, इसको निकालो। वो डट गए मेमन साहब, वो भी मेमन थे वहाँ के भाई साहब को थोड़ी सी वो करें, उसकी ड्यूटी थी। अगर पुलिस वालों ने रोका भैया कौन सी क़यामत। इन्होंने शिकायत की प्राइम मिनिस्टर को, उनकी बशीर मेमन साहब की, इन्होंने खावर ये मनिका साहब ने इमरान खान साहब को शिकायत की और वहाँ से हटाना पड़ा ये रिजवान गोंदल साहब को। अपने तक इन्होंने इतनी हद तक जाके स्कोर सेटल किए। फिर बाद में वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, इनके बच्चों पे बड़े लगे, बल्कि 1-2 दफ़ा ट्वीट्स है उनके, जो इनके बेटे हैं कोई, उनके उन पे लाहौर में कोई एक आध कोई FIR हो गई। बड़े बड़े नाम, आपको पता है बड़े लोगों के बच्चे जो होते हैं फिर वो तो मौका समझते हैं ना, यहाँ पे बहुत कुछ है। सो इनके उन्हें अपने दौर में जब खान साहब का दौर था, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेना, वो सबको पता था कहाँ से ट्रांसफ़र होना है, कहाँ से पोस्टिंग होनी है। तो खावर मनिका साहब उस वक्त एक छोटे मोटे भगवान ये भी बने हुए थे जनाब अपने दौर में। आज देखें एक FIR दार, जो इल्ज़ामात भी मैं फिर कह रहा हूँ ये तो नॉर्मल से हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्जे करो, दुकानों पे कब्जे कर लो, ये तो इतना तो बनता था। ये कोई वैसे बात जची नहीं है मेरे ख्याल में। जितना बड़ा उनका कद काट है ना खावर मनिका साहब का, जितना बड़ा कद काट है उस कद काट के मुताबिक इल्ज़ाम लगा नहीं है। वो माजी में मुझे याद है उनके अयूब खान साहब के दौर में होता था कि सारा अपने मुखालफिन को ह्यूमिलिएट इंसल्ट करने के लिए पता क्या करते थे, वो बड़े पर्चे नहीं देते थे कि बहुत बड़ा जिम्मेदार है, फ्यूडल है, नवाब है, बैरन है। वो उन पे भैंस चोरी के पर्चे देते थे कि इतना बड़ा नवाब, चोरी का पर्चा क्या है, भैंस चोरी का। अदालत में वो लगती थी, आवाज़ लगती थी कि फलां साहब जो है ना ये हाजिर हूँ क्योंकि इन पे भैंस चोरी का मुकदमा है। तो उसी तरह सा मकसद उनको इंसल्ट करना था। 70s में भी था मुखालफिन के साथ उस वक्त ये था। अब तो खैर माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर गए सियासतदान। सो ये भैंस चोरी टाइप मुकदमा बनाया, कोई तगड़ा कोई बनाया जिसपे इनके बच्चों ने बहुत कुछ, अल्लाह माफ़ी दे, उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। खान साहब के दौर में उन्होंने भी बड़ा खुल खेल उन्होंने खेला। इन्होंने खुद बहुत बड़ा, इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है इनकी खावर मनिका साहब की जब सर्विस में थे। सो मेरी उनसे वो DG वो जो है ना बशीर मेमन साहब, नहीं ये एंटी करप्शन, अच्छा, ये सुहेल चट्टा साहब हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर, ये भैंस चोरी वाले मुकदमे ना बनाए, कुछ तगड़ा उनका कद काट सामने रखें, उसके बाद साइज वो कहते हैं मतलब हिस्सा बकदरा जुस्सा उनको देख के फिर कुछ तगड़ा किस्म का बनाए। मनिका साहब क्या छोटे मोटे कब्रिस्तान की ज़मीनों पे कब्जे और दुकानें बना ली, ये तो छोटा मोटा इतना तो इनका बनता है भाई। इतने बड़े लेवल पे अगर आपका मतलब रिश्तेदार अगर आपका प्राइम मिनिस्टर हो और सूबे में आपका वजीर आला बैठा हो, उस्मान बुजार बैठा हो, आप फैसले करते हो ब्यूरोक्रेसी के, तो पर्चे आप पे हो रहे हो जी कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा कर ले। कौन सा हाउसिंग सोसाइटी वाला जिसने कब्रिस्तान की ज़मीनें, पार्क की ज़मीनें, शामलात की ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा करके घर बना के प्लाट बना के नहीं बेचे? ये हाउसिंग सोसाइटी ने किया हुआ है। बहरहाल मेरी तो चट्टा साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सर इनका कद काट देख के कोई बड़ा अगर हो सकता है, नहीं तो ऐसे छोटे मोटे में पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा क्लासेस साहब, बात करते हैं थोड़ी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से। आज उन्होंने भी काफ़ी रिवीलिंग किस्म की बातें की और एक बात उनकी ऐसी थी जिस पे मुझे आपकी बात याद आ गई, और वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की, चेयरमैन PTI की जो सियासत थी वो दफन हो चुकी थी। मैं हमेशा कहता हूं, और आप हमेशा ये बात कहते थे कि
ये अगर यही सिनारियो थोड़ा सा पीछे ले जाएं और फिर उस वक्त लोगों में चले जाएं और फिर उनकी पॉपुलैरिटी को गेज करें तो कोई नहीं निकलेगी पॉपुलैरिटी। और ये एक तरह से उन्होंने भी वही बात की कि पीडीएम ने उनको दोबारा वापस जो है वो चढ़ा दिया, पॉपुलर कर दिया और इन कर दिया पॉलिटिक्स में, हालांकि वो 10 सीटें नहीं जीत सकते। सो डू यू एग्री? वो 10 सीटों का कहते थे, इफ यू रिमेंबर मैं 20-25 कहता था। मैं अभी भी जनरस था थोड़ा सा, मैं था जनरस था। मैं कहता था कि अगर खान साहब को इसी तरह चलने देते और अगला इलेक्शन आता, खान साहब 20-25 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकते। जितने भी लोग अब दावे करते हैं, अब तो मतलब हालात ही और हो गए ना, इससे ज्यादा उन्होंने खैर 8-10 पे ले गए। अब मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब, सवाल ये है कि ये बाई डिजाइन था, बाई डिफॉल्ट था, ये इनोसेंट मिस्टेक थी या प्री प्लान्ड था, ये देखना मतलब इंटेंशन देखनी बड़ी ज़रूरी है कि इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी आपने सुना उनसे, हमारे साथ जुबैर साहब थे, कि इस पे पार्टी के अंदर बड़ी बहस थी वहाँ पे। इनको वो शेर इनको ना डराने वाले थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने डराया और पीछे से जनरल बाजवा साहब ने डराया और सब ने डराया कि जनाब अगर आप लोगों ने खान साहब को ना हटाया तो एक बब्बर शेर ने आना है और फिर सियासत आपको खा जाएंगे, फिर जनरल फैज साहब आर्मी चीफ बनेंगे। भाई जनरल फैज साहब आर्मी चीफ बनने थे, फौज का मसला था, जनरल बाजवा साहब का मसला था। 13 कोर कमांडर जो उनसे सीनियर बैठे थे 12, उनके मसले थे कि जनाब कि वो बहुत इमरान खान साहब के करीब हो गए और बहुत ज़रा उनका डल्टी वर्क कर रहे हैं, या कल को उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था एज ए नेक्स्ट आर्मी चीफ। और बाकी आपके 12 कमांडर जो थे वो अपसेट थे इस बात पे कि जनाब के एक हमारा जो जूनियर है 13वें नंबर पे जो जूनियर है उस वक्त, मैं आपको 2021 की बात करूँ, जून जुलाई की, वो अभी से ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द न्यू आर्मी चीफ। तो ये फौज का मसला था ना, उन्होंने जनरल फैज साहब से कैसे हैंडल करना था, क्या करना था। आपको अपने सींग अड़ाने की, अपनी गर्दन ऑफर करने की क्या जरूरत थी? बाजवा साहब जाने, कोर कमांडर जाने, फैज साहब जाने, कि आपस में बैठ के तय कर लें। उन्होंने आप लोगों को आगे किया, आप लोगों को इस्तेमाल किया, आपका पॉलिटिकल उन्होंने वो कास्ट इस्तेमाल की, आज आप रोते हैं। अच्छा, आप इतने भोले भी नहीं हैं जो हमें भोले बन के आंसू बहाए जाते हैं। आपने उसके बदले में क्या लिया? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनके अपने केस जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया उन पे 16 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत पे थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, वो जमानत पे थे। पूरी आधी से ज्यादा कैबिनेट आपके मुकदमे फेस कर रही थी। इसाक डार साहब जो हैं वो मफरूर थे, सलमान शहबाज साहब थे वो मफरूर थे। मतलब कौन सा आपकी फैमिली का बंदा जो है वो मफरूर नहीं था जिनको आपने सेटल करवाया, वापस लाए, केसेस खत्म करवाए। ऐसे आसिफ अली जरदारी साहब का वो फेक करेंसी वाला था, ओमनी ग्रुप वाले थे और बड़े केसेस थे, उन्होंने वो सेटल करे। पीपल्स पार्टी ने करवाया, जो अभी नैब के केसेस खुल गए हैं। आप लोगों ने कौन सा हमारे पे एहसान किया? आपने ओवरसीज वोट को ये खत्म किया, मशीन को खत्म किया, पता नहीं और बहुत। अच्छा, आपने पावर्स डेलीकेट की जो पहले सदर के पास थी, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी, आपने और बड़े काम के, बड़ा इनोसेंटली ऑर्डिनेंसेस आए और सारे अपने फेवर के लिए अपनी आपने सारा कवर कर लिया। जो मार धाड़ की थी आपने पिछले 20-25 सालों में और आप पे मुकदमे केसेस बने थे, मफरूर थे, सारे खत्म करवाए। तो आप अगर 16-18 महीने आपको मिल के आपने ख़त्म कर लिए तो आपका अगर इन दोनों को अगर हम तराजू में देखें तो ये फ़ायदे में रहे हैं। अभी भी फिर देखें कि इस एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब की इतनी बड़ी लड़ाई है, और खान साहब माशाल्लाह बहुत अक्लमंद इंसान है कि वो भी आते जाते बम को लात उन्होंने जो मारी थी, आपको याद होगा उस DGISI वाले मसले पे, तो ये बम को लात लगी तो उन्होंने इनका रास्ता साफ कर दिया कि आप आए और आप इनके साथ अलायंस कर दें। नवाज शरीफ साहब हैं वो बम को लात मारने के लिए तुल गए। मतलब खान साहब में और नवाज शरीफ साहब में 19-20 का ही फर्क है, बाकी मिजाज माशाल्लाह एक ही है। उन्होंने भी उस वक्त टक्कर ले ली थी 2021 वाली, जो बाद में उनकी उस पर वो जनरल फैज पे जब उन्होंने वो लिया स्टैंड ले गए थे, उस पर उनको मसला हुआ। ये मसूफ जो है नवाज शरीफ साहब, ये आने से पहले ही इन्होंने सींग अड़ा लिया एस्टैब्लिशमेंट से, पूरी पार्टी परेशान है। अभी आपने सुना होगा जुबैर साहब से बात नहीं हो रही थी मेरी, 2-4 आज PM नवाज के लोगों से बात हुई, वो ऑफ द रिकॉर्ड वो भी ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने पता नहीं की हो जाते, इनके जहन में क्या आ जाता है, कोई एजेंडा देने की बजाय कि हम जवानों के लिए ये करेंगे, पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, ये बात की जुबैर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। बस से वो आते ही अभी से महाभारत का एजेंडा लेके आ रहे हैं कि जंग लड़ी जाएगी जनाब इस खित्ते में। जंग किससे होगी? जो आपको पावर में ला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब जितने भी आपके लिए सिंपैथेटिक हो सकते हैं पॉलिटिशियंस के लिए या पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, इंस्टीट्यूशन का एक लगेज होता है, एक बैगेज होता है, एक प्रेशर होता है। उन्होंने उस वक्त मुझे याद है जनरल बाजवा साहब के लिए ये मसाइल पैदा हुए थे और जो अभी जनरल आसिम के लिए हो रहे हैं कि कल को इंस्टीट्यूशन फिर ये कहता है कि सर आपका आर्मी चीफ जो है ही इज बीन पुट ऑन ट्रायल फॉर व्हाटएवर रीजंस, और आप अभी से आप उनको कुछ नहीं कह रहे। यही बात मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब ने कहा कि इंस्टीट्यूशन डजंट वांट कि कोई और आकर उनके लोगों का जो एहतसाब करे या उनको जो है ना वो सजाएं वजाएं दे। फिर इंस्टीट्यूशन एक और काम भी करे, फिर वो जिन लोगों के कोई हैं खुद करे तो फिर खुद करके फिर लोगों को बताया भी सही, क्योंकि सियासतदान जो हैं ये अपना एहतसाब तो होते ही रहता है, फौज भी आके इनका एहतसाब करती रहती है, फिर थोड़ी सी हिम्मत उस साइड पे हो रही है। लेकिन लगता ये है
कि ये जो उस दिन फैसल वाडा साहब हमें कह के गए 28 वाली जो 2-3 दिन बाद केस है, सो लगता यह है कि वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशल सही वो नजर आती है। अगरचे आर्मी कह सकते हैं माजी में 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको सजाएं भी दी गई, मेजर जनरल्स को भी दी गई हैं, और सीनियर लेवल्स के अफसरान जो हैं उसमें मुझे याद है यहाँ पे आए थे, उस पर एक उनको सजाएं होती रही हैं, तो मिलती रही हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब के हूँ, जनरल फैज साहब के हूँ, दीगर इशूज़ हूँ, वो साफ ज़ाहिर है एक 4 स्टार जनरल को आर्मी के लिए करना वो बड़ा मुश्किल होगा। सो मियाँ साहब एक दफ़ा वापस आ जाते हैं। बस एक क्विक कमेंट, क्योंकि बस हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है। मदर ऑफ ऑल डील इज पॉसिबल, वो चेयरमैन वो पीटीआई मेरा ख्याल है उसमें कहते हैं बड़ा सवाल बड़ा है, मैं इसको कल तक ले जाए, इतना मैं कह सकता हूँ। हमारे मेरे ख्याल पश्तो में कहते हैं वो एक ना लफ्ज़ होता है इनकार के लिए, नो के लिए होता है निश्ता, तो निश्ते वाला हिसाब है। ये जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए ना, दैट्स अनदर एक डिबेट के जिसको बात हो सकती है कि भाई साहब अगर मियाँ साहब की और उनकी आपस में कोई थोड़ा सा हुआ है ना, थोड़ा सा खासा मसला हुआ है, उसमें इमरान खान साहब की जगह नहीं बनने वाली। आप there is no equation. अपने घोड़े जो है ना जरा छाऊं पे बांधे। वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि सहाफत में बाज़ विशफुल थिंकिंग जो है वो, ये सहाफत नहीं, सियासत में विशफुल थिंकिंग, वो हम कहते हैं ख्वाहिश को खबर बनाना। ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिश को खबर बना लेता हूँ, बहुत से लोग बना लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक साहब। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।